आचार्य जी आप स्टार्ट कीजिए आचार्य जी। जी नमस्ते। धन्वंतरि समारंभा जीवकाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। कृषि के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे जो क्रांतिकारी 3 व्यवस्था जगत को भारत ने दी, उसमें अशी, मशी और कृषि। अशी, मशी और कृषि। तो अशी अर्थात होता है तलवार, मशी अर्थात होता है शाही और कृषि अर्थात होता है खेती। तो जो हथियार, धातु, ये सब बनाने की विद्या भारत ने पूरे जगत को दी। उसके बाद बहुत क्रांतियां हुई, अनेक क्षेत्र मशीनरीज के, और उसके बाद बहुत सारे उद्योग में क्रांति हुई। उद्योगीकरण हमको पता है कि उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था को देखकर ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद इंडस्ट्रीज का एक जमाना आ गया अर्थव्यवस्था में, उसका केंद्र बिंदु बन गया। तो वो भारत ने खनिज, खास करके धातुओं का उपयोग कैसे करना है वो सिखाया। जब धातुओं को पहचानने की या तो बनाने की कोई विद्या जगत के पास नहीं थी, तब जगत का उत्तम प्रकार का स्टील भारत के पास बनता था। ऐसा धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। यहाँ का स्टील इतना मजबूत था, इतना उत्तम था कि जगत के लोग यहाँ से स्टील लेने के लिए आते थे। यहाँ से वो एक्सपोर्ट होता था बड़ी मात्रा में स्टील। उसी तरह से आप हर एक धातु को गिनिए तो कांसा है, फिर अपने अलग अलग चांदी है, अलग अलग धातुएं है। वो धातु के ऊपर की फिर प्रोसेस करके विभिन्न वस्तुएं है और खास करके दवाई है। तो आयुर्वेद क्षेत्र में भी धातुओं का बहुत प्रयोग हुआ। ये भारत ने धातुओं के बारे में बहुत सारा खोज की। नागार्जुन ने तो उसके ऊपर क्रांति कर दी। हर एक धातु का उपयोग उन्होंने, यशद का है, चांदी का है, पीतल का है, कांसा का है, तो वो उपयोग करके उन्होंने बहुत ही अच्छी क्रांति, बहुत ही बड़ी भेंट एक जगत को दी। उसका श्रेय भारत को जाता है पूरे जगत को अशी देने में। मशी अर्थात लेखन कला, पुस्तक, पुस्तक की विद्या, ग्रंथ निर्माण, लाइब्रेरी, ग्रंथ का लेखन, पठन, ये सभी भी भारत ने विश्व को दिया। जब कुछ भी ग्रंथ नहीं, कोई भी ग्रंथ नहीं था, ग्रंथ का कोई कंसेप्ट नहीं था, तब भारत ने ऋग्वेद जैसे ग्रंथ को दिया, जो जगत का आज भी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका पढ़ेंगे तो उसमें जगत का पहला पुस्तक कौन सा है, तो उसके ऊपर कहा जाता है कि ऋग्वेद ये विश्व का प्रथम पुस्तक है। तो ये पुस्तक की पूरी एक परंपरा, जिससे लाखों, बाद में तो हजारों यूनिवर्सिटियां बनी, लाखों विद्यार्थी उसमें पढ़कर गए। जगत ने पूरा का पूरा एक अपने अपने रीत से भौतिकता में भी डेवलपमेंट किया। वो भारत की देन थी, वो मशी में, शाही में थी। अब हम देखते हैं कृषि में। तो कृषि में भी भारत ने बहुत कुछ विचार संशोधन करके रखा, लेकिन मैकोले शिक्षाई मध्यकालीन आया तो एक बात हो गई कि बहुत सारे प्रयोग उसमें से नष्ट हो गए। बहुत सारे प्रयोगों को हम करे नहीं, किया नहीं, कुछ ना कुछ उसमें भ्रांतियां रही। कोई करने वाले लोग जो संस्कृत जानते हैं, उन्होंने कभी खेती नहीं, बाद में खेती से वो अलग हो गई, क्योंकि मैकोले शिक्षा में खेती का कोई कंसेप्ट नहीं है। खेती की तो पढ़ाई एग्रीकल्चर में होती है, और एग्रीकल्चर की पढ़ाई तो 12वीं के बाद होती है। तो जो गोल्डन पीरियड विद्यार्थियों का है, और सबसे जो जरूरी जीवन की बात है, वो उसको 18 साल तक, कभी कभी तो 25, 50, 100 साल तक पता ही नहीं चलती। बंबई में आप बताओ कि गेहूं कहाँ से आता है, तो वो बोला मंडी से आता है। अब मंडी में कहाँ से आता है वो उसको पता नहीं, कि गेहूं उगता भी है, बाजरी उगती भी है। और ज्यादातर आप के सभी किराने वाले को बोलो तो वो पौधा पहचान नहीं सकते कि कौन गेहूं का है, कौन बाजरी का है, कौन किसका है। तो ये हालत हो गई, क्योंकि खेती से हमारा नाता टूट गया, संबंध टूट गया। तो मूल से हम बिछड़ गए, मूल से टूट गए। तो शिक्षा व्यवस्था में कहीं पर भी एग्रीकल्चर को बात कर दे, वो भी 12वीं के बाद एग्रीकल्चर कॉलेज में कितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं साइंस करने के बाद? बहुत कम स्टूडेंट।
अब उसके बाद 12वीं तक खेती का थोड़ा बहुत आता है, जो विज्ञान का सब्जेक्ट आता है, उसमें पढ़ाया जाता है कि इसमें नाइट्रोजन होता है और वो भूमि में ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो 4-5 बातें स्थूलता से पढ़ाते हैं। लेकिन मूल जो कंसेप्ट वेद का वैदिक था कि हर एक व्यक्ति को बचपन से ही उसको खेती से जुड़ना है, उसको वृक्षों से लगाव रखना है। अब ऋषि मुनि पहले बाहर जाते थे तो पहले रिक्वेस्ट करके जाते थे, किसकी? तो उसको कहते थे कि पानी कौन पिलाएगा पौधों को, गाय को कौन चराएगा, गाय को कौन ये करेगा, और उसमें ये खास कहते थे कि पौधे को पानी कौन पिलाएगा। तो ये एक संस्कृति थी कि अपने पौधों को भी हम अपने जैसा एक जीव गिनते थे और उसको हमारे ही बालकों की तरह उसको पालकर हम बड़ा करते थे, और उसमें बड़ा पुण्य है ऐसा भारत ने बताया था। सबसे पहला पर्यावरण का संरक्षण तो भारत ने किया, क्योंकि उसको पौधे में भी भगवान है ऐसी एक कल्पना थी कि वृक्ष में भी वासुदेव है, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए, उसका व्यवस्थित रूप से संवर्धन करना चाहिए। तो ये एक भारत की देन है। उसका विज्ञान बहुत बड़ा विस्तृत रूप से ऋषि मुनियों को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने पौधों की हर एक एंगल से पौधे को देखा, पहचाना, कृषि को देखा, कृषि को पहचाना। तो ये हमको उनके प्रयोग बहुत ही आज की तारीख में भी काम आने वाले हैं, लेकिन हम वो लोग भूल गए। और जो लोग भी कृषि के ऊपर काम करते हैं वो कृषि यूनिवर्सिटी से पढ़कर या कुछ भी ऐसे रिसर्च करके मॉडर्न वस्तु बताते हैं। तो मेरा ऐसा विचार है कि प्राचीन प्रयोगों को जो शास्त्रों में बताए उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए, और कोई भी ऐसा पूछे कि आपने प्रयोग किया है तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये प्रयोग हमने किया है, यहाँ पर हुआ है, और कोई उसमें हवा में बात नहीं है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो बताते हैं, लेकिन हम ये गारंटी देते हैं कि हवा में कोई भी बात नहीं है, जो है वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंटली जो जो प्रयोग लिखे हैं मैं मानता हूँ वहां तक वो 100% तभी उस काल में तो सही थे। हो सकता है आज के काल में वो 90% 80% उसका रिजल्ट मिले, हो सकता है कुछ प्रयोगों में न मिले, लेकिन हम प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा, किसी किसी प्रयोग में तो बहुत ज्यादा भी मिलेगा उस टाइम से। तो ये सभी को लेकर हमको प्रयोग करना है। खेती में बहुत सारी जो फसलें हैं उसको हम और अच्छी तरह से करें। इजराइल ने अपनी ट्रेडिशनल पद्धति अपनाई तो इजराइल आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया खेती में। अब देखिए उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर किसानों को पूछा और उसको क्या क्या प्रयोग है वो करके देखा। कोई भी जमीन का टुकड़ा उन्होंने खाली नहीं रखा अपनी फसल के लिए। तो वो हम भारत में भी ऐसे प्रयोग करेंगे कुछ ना कुछ जो वेदों में दिए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसान को तो अवश्य लाभ होगा। बाकी किसान डिपेंड रहेगा कि कोई सरकार सब्सिडी दे और सरकार कुछ योजना दे उसके बाद में खेती करूंगा, तो वो किसान परावलंबी हो गया, वो कभी होने वाला नहीं। कितनी भी सब्सिडी आ जाए, कितनी भी सहायता आ जाए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक किसान स्वावलंबी न हो, वो अपने प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा फसल, इसलिए वेदों में पहले प्रार्थना आती है कि हमारे से ज्यादा हम अन्न को उगाए, ज्यादा से ज्यादा फसल को संवर्धन करें, ज्यादा से ज्यादा हम उसका संवर्धन करके हम उपज ले, हम उसको प्राप्त करें। तो ये वैदिक प्रयोग करके कुदरती रूप से हम प्राप्त करें, कोई भी प्रकार का अत्याचार या केमिकल के बिना, उसके थोड़े प्रयोग हम देखते रहते हैं। तो सर्वप्रथम हमने बीज के उपचार का प्रयोग पहले देखा था, जो आज पूरी पद्धति नष्ट हो गई थी। उसके बारे में हमने बीजोपचार का प्रयोग नरेश भाई ने भी किया था, दीपक भाई जो है उन्होंने भी किया था, और बहुत ही अच्छा परिणाम मिला दूध की भावना देने से। अब आप एक आयुर्वेद थोड़ा सीख लेंगे, क्योंकि आयुर्वेद और खेती ये दोनों अलग अलग। आयुर्वेद के वैद्य को यदि खेती के बारे में पता नहीं होगा तो वो आयुर्वेद पूरा नहीं कर पाएगा, वो चिकित्सा भी नहीं कर पाएगा। और खेती वाले को यदि आयुर्वेद पता नहीं होगा तो वो खेती ही ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो खेती में बहुत उपयोगी होता है, वो किसान को पता ही नहीं होता है कि ये पौधे मेरे उपयोग में है, ये पौधे मेरे उपयोग में नहीं है। तो उसको बेसिक नॉलेज देना चाहिए वनस्पति के बारे में, वनस्पति के प्रकारों के बारे में। अब वो तो कृषि यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो तो आयुर्वेद का सब्जेक्ट है, ऐसा वो बताते हैं। जीवन के ऐसे कोई भाग नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। मानो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं कभी व्यवहार ही नहीं करूंगा, कभी गिनती आएगी ही नहीं मुझे। जीवन में पल पल पर गिनती, आप बाहर निकलो
कोई मान लो पैसा देना पड़ेगा, रिक्शा वाले को करो, भाड़ा देना पड़ेगा, 100 दोगे तो 20 रुपया वापस करेगा, तो आप लेन देन करते हो, हिसाब किताब करते हो, तो कॉमर्स आ गया जीवन का। अब हम खेती में बात करेंगे कि तो नाइट्रोजन की करेंगे, ऑक्सीजन की करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, वो साइंस की बात आ गई। वो आपको पल पल पर साइंस जरूरी है, पल पल पर कॉमर्स जरूरी है। और उसके बाद हम साहित्य की, इतिहास की बात करेंगे। अभी मैंने हिस्ट्री की बात की, धर्मपाल जी की, अभी कभी कभी मैं बात कर देता हूँ ऋषि मुनि की, इतिहास की, तो साथ साथ इतिहास भी आ गया। तो ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस ऐसी कोई फैकल्टी ही नहीं है, वो भ्रांति है एकदम कि किसी ने आर्ट्स फैकल्टी पास वो एंटर हुआ तो हमारा पर नियम लगा देते हैं कि आप कॉमर्स नहीं पढ़ सकते हो, आप साइंस नहीं पढ़ सकते हो। और यदि आपने भूल चूक से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, कभी होता ही नहीं है एक नाम से दो, लेकिन आपको ऐसा लगा कि चलो मैं आयुर्वेद के साथ साथ एग्रीकल्चर भी पढ़ लेता हूँ, तो दोनों जगह आपका नाम बोलेगा तो आपका दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, आपकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर फिक्स है कृषि मतलब कृषि ही पढ़ना है, आयुर्वेद को छूना ही नहीं है। कृषि यूनिवर्सिटी यहाँ जूनागढ़ में है और आयुर्वेद की कॉलेज जामनगर में, दोनों के बीच में 500 मील का अंतर, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का अंतर, 50 किलोमीटर का, एक दूसरा कभी मिलेगा ही। तो कृषि वाला कभी पौधे को नहीं जानेगा, आयुर्वेद को नहीं जानेगा, आयुर्वेद वाला कभी कृषि को नहीं जानेगा, क्योंकि दोनों के एक्सपर्ट अलग अलग है। तो ये एक्सपर्टाइज में विद्या बांट दी कि इसका ये, तो उसको तो जीरो नॉलेज है। कोई आयुर्वेद का वैद्य है तो उसको कृषि में कुछ पता नहीं, कृषि का एक्सपर्ट है आयुर्वेद में पता नहीं, वो दोनों को गुरुकुल में पता नहीं। तो इसीलिए बच्चों को ये सिखाना मतलब विद्या लुप्त हो गई, इसलिए बचपन से हमने कृषि सिखाई, जबकि बच्चों को पहले से ही उसको कृषि सिखाना है। तो आज मैं थोड़े प्रयोगों की बात करूंगा। बीजोपचार की पद्धति लुप्त हो गई थी, तो बीजोपचार की पद्धति गुरुजी ने बताई। अपने पुस्तक में भी उन्होंने संस्कृत में पुस्तक लिखा था, आज आउट ऑफ प्रिंट है, चाणक्य के ऊपर जो उन्होंने व्याख्या लिखी थी, हम फिर से छपवा रहे, उसको संस्कृत में ही छपवा रहे। तो उन्होंने बीजोपचार की पद्धति बताई और बहुत अच्छी फसल आई। चाणक्य ने मंत्र बोलने को कहा है, वो प्रयोग हमने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हम मंत्र अभी सिखाने वाले हैं सबको। तो ये एक बीजोपचार, बीज को आप भिगो दे दूध में, सुखाकर 7 दिन 10 दिन 4 5 6 घंटे से लेकर उसको 10 दिन तक आप ये कर सकते हैं। उसको सुखाना है, फिर भिगोना है, फिर सुखाना है, तो उसमें ग्रहण हो जाता है और तुरंत ही वो अंकुरित हो जाता है। और जैसी परतें, जिसकी हार्ड परतें होती है जो बीज की, उसके लिए तो ये अवश्य करना है, नहीं तो उसको अंकुरित होने में बहुत तकलीफ होती है। और उसका जर्मिनेशन का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ जाता है, वो हमने देखा, नरेश भाई ने भी बताया था कि बहुत स्पीड से जर्मिनेशन होता है। तो ये तो एक हुई। अब उसके बाद बीजोपचार के बाद बहुत सारे खातों की बात कही, तो हमको लगता है कि डीएवी या यूरिया से ही पूरा का पूरा नाइट्रोजन मिलता है या तो फिर जमीन में उर्वरता बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे खाद जो ऋषि मुनियों ने या तो बहुत सारे लेखकों ने उसके ऊपर बताए हैं, अनेक हजारों प्रयोग करके उन्होंने बताए हैं, तो उसका उपयोग हम सीधा कर सकते हैं। और कितना कुदरतमय वो बन गए थे कि वो वहीं पर रहते थे और वहां पर ही वो प्रयोग करते थे। तो ऐसे प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छे किए। इसमें खास जो मुझे लगा, जो वो उर्वरता के लिए जमीन की जो शक्ति है उसको हम उर्वरता कहते हैं, जो उसमें से उगता है वो उनकी उर्वरता शक्ति पर, जमीन की उर्वरता शक्ति पर आधारित रहता है। तो उर्वरता प्राकृतिक रूप से बढ़े, इसके लिए उन्होंने हर एक खाद में एक का प्रयोग किया है। प्रायः मैं जब जब पढ़ता हूं तब तब उन्होंने प्रयोग किया है, वो है जौ का। गेहूं के आटे का प्रयोग मैंने कहीं नहीं देखा है, बहुत कम जगह यदि हो तो हो सकता है, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा उसमें जौ का। आप देखेंगे जब जौ से ज्यादा बैक्टीरिया उत्पन्न करने की ताकत जौ में है। आप जौ को रखिए, जौ को मतलब बार्ली, तो उसको आप रखिए घर पे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे तुरंत। आप देखिए गेहूं जितना टिक पाता है उतना जौ नहीं टिक पाता है। तो जौ में बहुत ही प्राण, बहुत ही पोषण है, बहुत ही उसमें शक्ति है, इसलिए उसमें कीड़े जल्दी पड़ते हैं। आप देखेंगे पत्थर में कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि पत्थर में कुछ पोषण नहीं है कीड़े को। एक बार विनोबा भावे जी के यहाँ एक व्यक्ति गया, उसने 2 प्रश्न किए कि चावल कौन सा मुझे यूज करना है। अब वो किसान था, वो तो चावल पॉलिश्ड वाला, तब नया नया चावल आया था, तो पॉलिश्ड वाला चावल लाया। और एक होता है जो हाथ से हम
उसको छीलते हैं और उसके बाद वो चावल तैयार होता है वो करने के बाद। तो ये चावल जो नेचुरल तरीके से हम जिसको छिलका करके उसको करते हैं, जिसको खंडना बोलते हैं, ऐसा करके जो तैयार होता है वो हाथ छल का चावल कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि हाथ से द्वारा छले हुए होते हैं, वो थोड़े चिकने हो जाते हैं, पकने मुश्किल होते हैं, लेकिन वो एक बार करना चाहिए। और पॉलिश्ड होता है वो, सेमी पॉलिश्ड, पॉलिश्ड ऐसा आता है। तो उसमें विनोबा भावे को कहा कि कौन सा लेना चाहिए, तो विनोबा ने कहा कि आश्रम के लिए लेना है आपको। वो बोले कि हाँ। तो वो बोले कि आप एक काम करो, हाथ से ही छड़े हुए ले लो आप। तो हाथ से छड़े हुए ले लो। तो वो व्यवस्थापन में जो व्यक्ति था उसने बताया कि हाथ से छड़े हुए लेंगे तो तकलीफें बहुत आती है कि उसमें कीड़े पड़ जाते, इसीलिए उसको हम नहीं लेते हैं, पॉलिश्ड को ही लेते हैं। तो विनोबा ने ऐसा कहा कि देखो, कीड़े को भी पता है कि कौन सा चावल खाना है, वो आपको पता नहीं है कौन से चावल खाना है, कीड़े को भी पता है। तो हो सकता है कि कीड़ा भी वो सोच समझ कर वहां पर पड़ता है कि उसको पता है कि इसमें ज्यादा पोषण है, इसमें ज्यादा से मुझे मिल जाएगा जल्दी। तो ये एक आप देखो कि जौ में सबसे ज्यादा जो खराब होने, मतलब सबसे ज्यादा जो कीड़े का भय होता है ना, वो सभी धान्यों में, मैं शुभ धान्य की बात कर रहा हूँ, साथ साथ सभी धान्य की। मैंने तो ये प्रयोग किया है। मैं जौ खाता था, तो अभी जौ बीच बीच में पूरा हो जाता है, क्योंकि जो हमने संग्रह करके रखा 1 महीना, तो अभी वो 1 महीने में ही कीड़ा पड़ना चालू हो जाता है। 1 महीने तक यहाँ पर जौ नहीं रहता है, तो 1 महीने तक जो कीड़ा पड़ जाता है जौ में। दीपक जी आप बाद में बताइए, कुछ एडिशन है तो जौ में कीड़ा तुरंत पड़ता है। तो जौ में, जौ के आटे में बहुत सारे लोग ने, उसमें उर्वरता शक्ति बहुत है, तो कोई भी खाद में आप प्रयोग करें तो जौ का आटा अवश्य करें। मैं 2-3 प्रयोग भी बताऊंगा, वृक्ष आयुर्वेद के या तो फिर काश्यपीय कृषि पद्धति के। तो अलग अलग प्रयोगों में मैंने जौ का आटे का बहुत बार उनका देखा है, बहुत जगह पर उपयोग उसका देखा है। तो ये जौ का आटा का आप उपयोग करेंगे तो अवश्य ही जमीन में उर्वरता बढ़ेगी और बैक्टीरिया वहां पर ज्यादा प्रमाण में होंगे, जो अच्छे होंगे, जो फसल को इसको लाभ करेंगे, उसको पोषण देंगे। दूसरी बात मैं बताता हूं कि भू संस्कार। हमारे यहाँ किसी भी बात की बात आती है, किसी भी तत्व की, किसी भी द्रव्य की, तो पहला संस्कार बात आती है। हम संस्कार के बिना किसी को भी महत्व नहीं देते। आदमी कितना भी अच्छा हो, संस्कार के बिना आदमी की कोई कीमत नहीं है। वो कितना भी पैसे वाला हो, सत्ता वाला हो, उसके पास हम क्या देखते, क्या देखना चाहिए, आज हम देखते नहीं, लेकिन क्या देखना, उसका संस्कार कैसा, ये हम देखते हैं ना। स्त्री में भी क्या देखते हैं, उसके पास कितना संस्कार है। तो ये संस्कार के बिना कोई व्यक्ति की कीमत नहीं है। उसी तरह से कोई भी वस्तु का हम संस्कार करते हैं, उसको एक क्रिया करवाते हैं, तो उसका क्या मॉडिफाइड हो जाता है। तो बीज का संस्कार हमने देखा था, उसी तरह से एक भूमि का संस्कार करते हैं। अब पहली बात, आज जो किसान है वो सबसे ज्यादा परेशान है उसकी भूल के कारण, और वो दोष दे रहे हैं सबको, सरकार को, उसको, उसमें वो भी जिम्मेदार। क्योंकि देखिए, वो गेहूं यहाँ पर बोते हैं, फिर गेहूं को मैं मना करता हूँ, यहाँ पर जितने हमारे आसपास खेत है, मैं भी एक खेत में रहता हूँ, तो मैं खेत में बीचों बीच रहता हूँ यहाँ पर, और पीछे सब फसल बोते। तो आसपास के सब खेत वाले को मैं गर्मियों में जाता हूँ उसके पास और बताता हूँ, वो गेहूं का जो नीचे वाला निकलता है ना, उसको फटाक जला देते। निकालने में देर लगती है, तो उसको गेहूं निकला, उसके बाद जो नीचे रहा ना, उसको सबको जला देते, आग लगा देते तुरंत। अभी यहाँ पर आग लगा दी तो हमारे वृक्ष भी मुरझा गए 4-5। तो कभी भी जमीन में जो भी फसल हुई उसको कभी भी जलानी, जलाने से एक तो पाप होता है, करोड़ों जंतु, बाद में दूसरा एक नुकसान ये होता है कि जमीन की उर्वरता नष्ट हो जाती है, वो उर्वरता शक्ति। हाँ, सुश्रुत ने एक जगह पर किया है, कभी कभी कोई पौधे को, कोई फसल को जलाना पड़ता है, तो वो पर्पसफुली जलाते हैं, उसका कारण वो दवाई में काम आता है। आपने ये नहीं सुना होगा, सुश्रुत ने मधुमेह के प्रकरण में एक दवाई लिखी है। चावल डायबिटीज में खाना है कि नहीं खाना है, ये विवाद तो अभी ये मॉडर्न साइंस ने अभी जाना। तो 2 विभाग हो गए, कोई बोलता है कि चावल को खाना चाहिए, कोई बोलता है नहीं खाना चाहिए। ये विवाद आज तक रहा है। आप एलोपैथ डॉक्टर को पूछिए तो वो बड़ा लिस्ट देगा, डायबिटीज में क्या क्या नहीं खाना, तो वो पहला बोलेगा आलू और दूसरा बोलेगा चावल। ये 2 तो आपको बंद करवाएंगे ही, लेकिन ये आजकल का विवाद नहीं है, सालों पहले का। सुश्रुत ने बताया है कि चावल खाना चाहिए,
मधुमेह वाले को, डायबिटीज वाले को चावल नुकसान नहीं करेगा। लेकिन चावल कैसा होना चाहिए? तो सुश्रुत ने बताया है कि जो उसको पर्पस से उगाया, मतलब उसको भूमि थोड़ी जलाकर उसके अंदर जो चावल बोया जाता है वो केवल चिकित्सा के लिए उपयोगी है। ऐसे जनरल चावल के लिए ये नियम नहीं। डायबिटीज वाले को जो चावल देना है ना, वो जली हुई भूमि पर उगा हुआ चावल उसके लिए औषधि हो जाए। तो आज ये चावल की बात सुश्रुत ने अपनी संहिता में कही कि ये भूमि जो जल जाती, जली हुई भूमि थोड़ी कल्पनी है, थोड़ी जलानी है, उसमें थोड़े तत्व नष्ट हो जाएंगे और उसमें जो चावल उगेगा वो चावल डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो कभी ऐसा होता है कि चिकित्सा के लिए जलाए, वो बात अलग है, उसके लिए उपयोग है इसलिए। बाकी जनरल सेंस में कभी भी जमीन को जलाना नहीं है, उसको आग लगानी नहीं है। कोई करता है तो भी उसको समझाना चाहिए। मैं तो यहाँ पर समझाता हूँ उसको, अनेक पद्धति से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि उसका जो मजदूरी होगा मैं मेरे मजदूर भेजूंगा, आप उसको जलाओ मत, क्योंकि जमीन के ऊपर अन्याय है और वो आपको नहीं मुझे भी नुकसान करेगा। आपका जो जला हुआ धुआं यहाँ आएगा या तो वो उसकी आग हमारे वृक्षों पर भी लगेगी। तो मैं उसको बताता हूँ कि आप, मैं पैसा दूंगा, आप मजदूर बुलाकर उसको निकलवाइए, जलाइए। वो शॉर्टकट से वो जला देते हैं, आपको भी अनुभव होगा। तो उससे बहुत सारी जो उर्वरता है जमीन की वो नष्ट हो जाती। तो उर्वरता बढ़ाने के लिए बहुत सारे खाद बताए। एक से भू संस्कार पहला बताया है, हर एक जगह पर भू संस्कार है। तो पहले की विधि में, मैं वैदिक विधि में बताता हूँ, पहले की विधि में जो भू संस्कार होता था, तिलान वपेत, ऐसा बताया है वेद में। मैं वेद भाष्य पढ़ रहा था, तो तिलान वपेत प्रथमम भू संस्कारे तिलान, तो तिल को बोए। तो पहला, सबसे पहला जो फसल है वो तिल को बोए। तिल को बोने के बाद उसकी फसल सीधे सीधी काटे और वो घर पे न लाए, वो वहीं पर गाड़, वो वहीं पर डाल दे। आप ऐसा एक बार प्रयोग करिएगा। मैं आप जिसको भी प्रयोग करना है, मुझे लगता है अभी किसी ने प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मैं करना चाहता था अपने यहाँ भी। तो शायद अगले साल मैं ये प्रयोग करूं कि पहले तिल को, पहले का भू संस्कार करना है तो थोड़े प्रमाण में तिल को बोए। सबसे पहला भू संस्कार होगा वो तिल से होगा। तो सबसे पहली फसल जो शुरुआत होगी वो तिल से होगी। और तिल को बोए और उसका उगते उगते थोड़ा बड़ा हो जाए, उसको काट, उसको करके उसको फिर भूमि में ही रख दे, ऐसा वर्णन मिलता है। अब मैं और देखूंगा और आपके सामने प्रयोग रखूंगा कि उसका क्या 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 महत्व है। जैसे बीजों का संस्कार का हमने प्रयोग किया तो फसल लगभग लगभग 50% ज्यादा आई, 30 या 50% ज्यादा आई, ऐसा नरेश भाई ने मुझे बताया था। जो मैं प्रयोग 5 साल से कर रहा हूँ उसमें इतनी बढ़ोतरी। बीज का संस्कार करेंगे तो एक तरफ से फसल ज्यादा आएगी, जमीन की उर्वरता बढ़ाएंगे तो क्वालिटी ज्यादा आएगी फसल की। तो इसलिए मैं कहता हूं कि तिल को यदि पहले बोया जाए तो तिल में ऐसे तत्व हो सकते हैं कि उसको, जमीन को जो जो उर्वरता के लिए चाहिए, दूसरे पाकों के लिए चाहिए, वो बहुत ही। दूसरा भी एक प्रयोग कर सकते हैं, बीच में हम तिल बोए, कोई भी फसल के बीच में हम तिल बोए तो भी इसका लाभ हम ले सकते हैं। सीधा तिल को निकाले नहीं, लेकिन बीच में किसी भी तरह से उसको तिल में बोया जाए। पिछली बार मैंने एक सुवर्ण जल का प्रयोग चाणक्य ने बताया था, वो मैंने बताया था आपको। तो आप सुवर्ण को जल बनाना मुश्किल है, रस का काम है ये पूरा, एक अलग विद्या है, वो किसान तो क्या नहीं कर पाएगा। तो इसका एक ऑप्शन, बिली पत्र जो होता है, बिल्व, वो किसान बोए। जैसे कुछ पौधे खेतों में होने चाहिए तो वो ऊर्जा पवित्र रहती है और उसकी फसल अच्छी होती है। तो श्रीपर्णी एक है, श्रीपर्णी नामक एक औषधि, अगले साल से हम बीज वितरित करने का प्रयत्न करते हैं, जो वनस्पति के बीज है। तो श्रीपर्णी जो वनस्पति है वो खेत में होनी चाहिए, बिल्व खेत में होना चाहिए। तो बिल्व के पत्ते हैं जो शंकर भगवान को हम चढ़ाते हैं, जो लोग चढ़ाते हैं, तो वो बिल्व में, वनस्पति सभी में, सभी वनस्पतियों में कोई कोई तत्व ज्यादा होता है, कोई धातु का। वो धातु क्या होता है कि उसमें धातु रहता है लेकिन वो मेटल के स्वरूप में नहीं, वो कंपाउंड्स के रूप में होता है। तो इसमें बिली के पर्ण में सबसे ज्यादा सुवर्ण है। बिली के पत्र में, वनस्पतियों में सबसे ज्यादा जो सुवर्ण का प्रमाण मिलता है वो बिली पत्र में मिलता है। तो बिली पत्र का आप क्वाथ करें, आप स्वरस करें, उसमें बीज को भिगोए, उसका पहला पियत के वक्त बिली पत्र का पान का
एक उसको पानी दे, तो ये सभी प्रयोग हम कर सकते हैं। चाणक्य ने ये बताया है कि सुवर्ण से मिश्रित जल को बीजों पर छिटकना है, तो वो सुवर्ण से हम अभी नहीं कर सकते, तो सुवर्ण का ऑप्शन है। सुवर्ण सबसे ज्यादा मात्रा में बिली पत्र में है। नरेश भाई के साथ मेरी बात हुई थी, नरेश भाई ये प्रयोग करने वाले हैं, तो वो सबको बताएंगे कि कैसा उसका परिणाम आया। मैं मानता हूँ 100% उसका परिणाम आएगा, क्योंकि हमने जो जो प्रयोग किए हैं प्रायः उसके परिणाम आए हैं। तो इतना आप करेंगे तो उसका अवश्य ही, ये सादे प्रयोगों से ही उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जर्मिनेशन में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, बहुत सारे उसमें आपको लाभ होंगे। आगे दीपक जी, मैं सबको बताऊंगा आपके अनुभव के लिए। अभी मैं पूरा कर लेता हूँ थोड़ा। ये एक मैंने बताया। आगे जाकर जो मैग्नीशियम की कभी कमी आती है, उसका मैंने मॉडर्न में भी पढ़ा है कि बहुत बहुत जैसे फ्लावरिंग होता है लेकिन फ्रूट नहीं आ पाते या उतने खिलते नहीं है। उसके लिए हम आयुर्वेद में राजगिरा, एक धान्य है राजगिरा, उसमें सबसे ज्यादा मैग्नीशियम होता है, उसको भी खाद में डालने के लिए कह सकते हैं। ऐसे अनेक अनेक अलग अलग वृक्षों के लिए अलग अलग खाद है। जैसे वृक्षायुर्वेद में सभी का एक खुराक नहीं है। अभी हमने क्या कर दिया, सभी फसलों के लिए एक सरखा खाद कर दिया, सभी फसलों के लिए एक ही तरह का छिड़काव, एक ही तरह की दवाई। तो ये एक, जैसे पेड़ पौधे की हर एक की एक टेंडेंसी रहती है। शमी धान्य की कुछ अलग है, शुक धान्य की अलग है, उसी तरह से फल वर्ग की अलग है, शाक वर्ग की अलग है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा लिस्ट है। हो सकता है मैं वैदिक कैलेंडर के साथ वो लिस्ट बनाऊं कि किस पौधों को किसका खाद ज्यादा देना है। जैसे मिष्ट नीम है, उसको आयुर्वेद में मिष्ट नीम कहते हैं, जिसको हम कड़ी पत्ता कहते हैं। कड़ी पत्ता ऐसे दूसरे को छाछ देंगे, आप छाछ का पियत डालेंगे, छाछ डालेंगे उसके मूल में, तो नुकसान करेगा दूसरे वृक्षों को। लेकिन आप कड़ी पत्ता को छाछ देंगे तो कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छा फैलेगा। आप प्रयोग करना, मैंने बहुत बार प्रयोग किया है। जो छाछ बच जाए अपने घर पे, पहले के लोग क्या करता था, छाछ बच जाती थी तो छाछ को उसी दिन प्रयोग करना है, क्योंकि वो अम्ल हो जाती है, अम्ल संस्कार हो जाता है उसका। तो ये अम्ल होने के बाद छाछ को सेवन नहीं करना है, वो अम्ल पित्त करती है। आप समझ गए ना। छाछ उसी दिन की पीनी है आपको, मतलब सुबह तो आहार में हम ले सकते हैं, लेकिन उसको खाद में डालनी है, मतलब पेस्टिसाइड्स के रूप में या और किसी, तो आप उसका उपयोग कर सकते थे, वो उसी में डाली जाती थी। लेकिन कड़ी पत्तों में, जब आप कड़ी पत्ते के पौधों में छाछ को पिलाएंगे तो कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छी तरह से उसका विकास होगा। उसको जो चाहिए वो उसको सब तत्व छाछ से मिलेंगे। तो छाछ कड़ी पत्ते को पिलाएं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे, जैसे नारियल का वृक्ष है तो नारियल के वृक्ष में जो खाद देना है वो जौ के आटे का दे। मतलब समुद्र के किनारे जितने भी वृक्ष होते हैं वो सब वृक्ष का एक कॉमन खाद है। बाकी आप सब कोई डालिए, लेकिन समुद्र के किनारे वाले वृक्ष आप देखेंगे वो ऊंचे होंगे, वो ऐसे नहीं होंगे जोड़े। कुदरत ने व्यवस्था की, क्योंकि समुद्र का पवन आएगा तो उसके लिए ऐसा चाहिए, तो वो ज्यादातर गिरने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये कुदरत ने हर एक पेड़ पौधे को उगाने के लिए बहुत सारे लॉजिक से, बहुत सारे तर्क से उसका निर्माण किया है। तो समुद्र के किनारे जो 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 वृक्ष होते हैं वो वहां पर ऐसे ऐसे सीधे सीधे जाते हैं, ताकि वो ऊपर तक भेज को ले सके, संग्रह कर सके, भेज का मॉइस्चर का संग्रह, उसे हवाएं आती है तो उससे वो भेज ग्रहण करके फिर नीचे पहुंचा सके। तो ऐसी बातें बहुत, खास करके समुद्र किनारे वाले वृक्ष हमको खेत में कहाँ लगाने चाहिए, वो मैं अगली बार उसका मैं विवरण कर दूंगा कि आपको कौन से। जैसे मैंने पहले बताया था कि ओदुम्बर का वृक्ष है, वो पानी का संचय करता है, तो वो आपको कहाँ पर लगाना है, उत्तर की दिशा में लगाना है। तो वहां पर पानी का संचय होगा, दक्षिण दिशा की ओर जाएगा तो सब जगह पर पानी पहुंच जाएगा। तो उत्तर के वृक्ष अलग अलग है, दक्षिण के वृक्ष अलग अलग है, पूर्व के वृक्ष जो खड़े होते हैं, जैसे दरिया किनारे के वृक्ष है वो आप पूर्व में लगा सकते हैं। तो दरिया किनारे वाले वृक्ष कैसे होंगे, वो खड़े सीधे ही चले। जैसे कि आपने नारियल दे दिया, आपके यहाँ नारियल होता है साउथ में, तो नारियल हो गया, फिर उसकी ताड़ी हो गई,
फिर खजूर हो गया, खजूरी हो गई। तो ऐसे जो खड़े खड़े ऊपर जाते हैं, ऐसे कोई भी वृक्ष हो तो उसमें क्या होगा कि उसके छांव नहीं है। तो छांव नहीं आने से अलग अलग जो फसल बोते हैं उसको पूरी सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उसमें आएगा। तो पूर्व की ओर ये लेना है, उत्तर की ओर वो लेना है, फिर पश्चिम की ओर, फिर दक्षिण की ओर कौन से बोने हैं कि जैसे एक खेत में अनेक वृक्षों का समूह हो जाए। शमी का मैंने बताया था, शमी बोनी है ताकि उसके पत्ते गिरे। उसके पत्ते गिरेंगे तो नाइट्रोजन के लिए हमको अलग नहीं करना पड़ेगा, नाइट्रोजन ही उसमें पर्याप्त मात्रा में होगा। बिल्ली का जो मल है उसका भी बहुत जगह पर उपयोग किया है, जो आज हम बिल्ली के मल का उपयोग नहीं करते हैं। खेत में चूहे ना आए इसलिए बिल्ली होनी चाहिए। तो बिल्ली होगी तो बिल्ली का मल वो बहुत ही अच्छा खाद के रूप में प्रयोग, बहुत जगह पर बिल्ली के मल का प्रयोग आया है। तो इसमें वन पलांडु है। वन पलांडु अर्थात जो प्याज कहते हैं हम, जो पाणकंदा इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, ये इतना इतना होता है लेकिन वो जंगल में होता है, उसको हम प्याज कहते हैं ना। वो अभी की वो प्याज नहीं, लेकिन वन पलांडु उसको बोएंगे तो चूहे की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। चूहे बहुत कम आएंगे क्योंकि उसको खाने के बाद चूहे को पैरालिसिस होता है। चूहा यदि वो वन पलांडु को खा ले तो वो थोड़ा भी भूल से खा लिया तो उसको बहुत ही मतलब एक बहुत वो हो जाता है, कभी खाता नहीं है, कभी खाने की कोशिश करता है, बाकी उसको भाग जाता है, उसकी गंध से वो भाग जाता है। तो इसलिए उसको बोना है ताकि उसको उसकी गंध से भाग जाए। फिर कोई वनस्पति ऐसी है जो सांप ना आए इसलिए उसको एक बोते हैं। तो वो में पूरा का पूरा पशु पक्षियों के रक्षण करने के लिए वनस्पति को बोते थे। पशु पक्षियों के रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए उसको बोते थे। तो ये एक साइंस है, पूरा विज्ञान है, वो मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने जितना पढ़ा है उतनी उर्वरता के लिए ये दो तीन जो शुक धान्य की बात की, तो ये आटा आप उपयोग कर सकते हैं। उससे अवश्य ही जर्मिनेशन बढ़ेगा और अच्छी से अच्छी हम फसल ले सकते हैं। पिछली बार हमने देखा था दूध के छिटकाव के पहला पियत दूध से देना है, उसमें और दो तीन प्रयोग है। उसमें खास करके आम्ल की रसायनम जो होता है वो बहुत ही, आंवले में पांच रस होता है, उसके साथ कोई कोई लोग अलग अलग वस्तुओं को मिलाते हैं। जैसे कभी कभी कोई गुड़ मिलाते हैं, कोई कभी छाछ मिलाते हैं, तो छाछ सबसे उपयुक्त है। तो इससे आम्ल की रसायनम और छाछ ये दोनों मिक्स करके उसका छिड़काव करने से भी बहुत लाभ होगा। आप देखिए आयुर्वेद की रसायन जितनी औषधियां है वो जैसे मनुष्य के सेल का निर्माण करती है, ऐसे पेड़ पौधे को भी सेल का निर्माण करती है फास्ट। तो आम्ल की तो है ही, लेकिन आम्ल की रसायनम अर्थात 21 बार उसकी भावना दिया हुआ मिलता है। आप स्वरस की भावना दे सकते हैं लेकिन आपको कठिन पड़ेगा, इसलिए आम्ल की रसायनम तैयार आता है। तो वो तैयार आता है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आपने अभी हम लोगों ने एक गलती कर दी कि आयुर्वेदिक औषधियां जो मनुष्य को ठीक कर सकती है, मनुष्य को पुनः नई चेतना दे सकती है, भयंकर रोगों से छुड़ा सकती है, तो उसको हमने ये मान लिया कि ये तो केवल मनुष्यों के लिए है, पेड़ पौधों के लिए। लेकिन ये वनस्पति जो उगती है वो केवल मनुष्य के लिए नहीं उगती है, आप उसमें पशुओं के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका वनस्पति के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आयुर्वेद का वनस्पति के ऊपर प्रयोग नहीं किया गया। तो ज्यादा से ज्यादा हमने उपयोग किया तो पेस्टिसाइड का किया। सीताफली के पान है, नीम के पान है, नीम का फल है, उसका केवल उसको दूर करने के लिए कीटकों को, लेकिन उर्वरता के लिए, सेल बढ़ाने के लिए उसका ग्रोथ प्रमोटर के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए हम चालू करते हैं कि दूध से हमने शुरू किया। दूध ब्रूहण करता है, दूध पुष्टि देता है, तो ये सब हमने दूध के साथ प्रयोग करते हैं। तो दूध को देने का आरंभ किया। पहली पियत में दूध इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो ग्रोथ प्रमोटर है, तो तुरंत तुरंत अंकुरित करता है फसल को। और वो हमने सामने पिछली बार बताया नरेश भाई ने कि उसको परिणाम मिला कि दूध का पियत का। दीपक भाई ने भी बताया कि उन्होंने दूध का पहली बार ये दूध का उसको करवाया, दूध का पियत करवाया, तो उसको भी परिणाम मिला। अब आयुर्वेद की मैक्सिमम औषधियां जितनी भी है, जैसे धूपन करने के लिए भिडंग है, हल्दी है, करंज है, तो ऐसी औषधियों का धूप करे तो बहुत ही अच्छा खेत में रहेगा। तो धूपन करने के लिए औषधि की एक मैं लिस्ट अलग दूंगा। अभी केवल मैं 3-4 औषधियां जो है वो मैं बताता हूँ आपको। उसमें अर्क है, मतलब अर्क आप जानते हैं, अकवा,
तो वो एक अर्क है जिसके व्हाइट व्हाइट फूल आते हैं, और एक है करंज है जो आप जानते हैं जिसका हम दातून करते हैं, मतलब उसके सूखे हुए पत्ते। और विडंग है, विडंग के बाद हरिद्रा है, हरिद्रा मतलब हल्दी, तो उसका तो धूपन करने का है ही। लेकिन बाद में मैं बहुत सारे ऐसे पर्ण बताऊंगा जो अलग अलग रोगों के लिए धूपन में उपयोग आता है। जैसे कोई फल ना आते हो तो फला वृक्षों को जो पेड़ है उसके बाल जो काटते हैं, और बार पेड़ के बाल काटते हैं, आपको पता है, उससे ऊन बनता है, उससे हम कपड़े, वो गर्म कपड़े बनाते हैं। तो वो काटते, अभी उनका नाश हो गया उद्योग का, वो अभी वो चल नहीं रहा है क्योंकि उसको कुछ मिलता नहीं। तो वो लोगों को बाल काटने पड़ते, वो बाल काटते हर एक को टक 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 के सेफर्ट। लोग क्या करते हैं कि उसको 1 महीने में एक बार छुट्टी लेकर वो बैठ जाते हैं, वो काटते हैं। मैं बचपन में देखता था उसको काटने को, मुझे लगता था कि इसका बढ़ते नहीं होंगे, लेकिन वो बढ़ते। और इसको इसका बाल काटते हैं। तो बाल काटने पर संस्कृत साहित्य में जब मैंने पढ़ा तब मुझे लगा कि इसका धूप देने से दाड़िम का जो वृक्ष है उसमें ज्यादा फल आते हैं, फ्लावरिंग स्पीडी होता है उसका धूप देने से। तो उसका अलग अलग बालों का निर्दोष है, उसमें कोई हिंसा नहीं है, वो तो बाल तो ऐसे भी हमारे भी काटे जाते हैं, तो उसके भी बाल काटते हैं, वो वेस्ट हो जाता है। तो कृषि में ऐसी बहुत जगत की वेस्ट वस्तु है जिसका बेस्ट उपयोग हो सकता है। उसमें हर एक में एक एक तत्व है जो कुदरत ने रखा है। जैसे सब्जियों का छिलका है, वो हम फेंक देते हैं, लेकिन उसका बहुत उपयोग हो सकता है कृषि के लिए। तो कृषि जिसके पास हो उसको एक भी वस्तु तो वेस्ट नहीं है, कोई भी वस्तु। तो इसके लिए बहुत सारा इसमें है, अनेक अनेक फलों को, एक कुणप जल की विधि है, लेकिन उसमें थोड़ा मांस का उपयोग होता है। अब पहले के काल में मांस का उपयोग इसलिए होता था क्योंकि पहले पशु कुदरती रूप में मर जाते थे। और ये देखो कितना बड़ा साइंस है। आज हम मांस की बात करते हैं तो लोग ऐसे वो कर देते थे कि नहीं मांस है मांस, लेकिन मारने की बात नहीं बताई, उसके मांस के उपयोग की बात बताई कि कोई भी पशु मर जाता है तो वो श्रेष्ठ वो है कि उसका भी शरीर काम में आ जाए। वो तो मर गया है, अब वो तो बुद्धि बुद्धि बिना की बात है कि आप उसको डांट देते हो और उसका कोई काम नहीं। हर एक चीज का जब कुदरत ने काम बताया है तो उसका हर एक अंग का काम होता है। तो उसको स्वाभाविक रूप से उसको काटा था, उसमें कोई निर्दयता नहीं है। हम वो जिंदे को नहीं काट रहे, उसमें से प्राण चला गया है, वो कोई नहीं, वो अभी एक खाली है, वो हमारा भी शरीर आ गया उसमें, उसका भी शरीर आ गया, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो उसका लहू का, उसका मांस का उपयोग किया है, लेकिन मरे हुए पशु का तो वो पहले था। बहुत सारे वृक्षायुर्वेद वगैरह ग्रंथों में ये है, लेकिन हम वो प्रयोग नहीं बताते क्योंकि अभी वो कंसेप्ट नहीं है, अभी लोगों उससे यूज टू नहीं है। अभी हम बताएंगे तो लोग मारने लगेंगे, इसलिए ऐसा नहीं करते। तो इसलिए हम सादे प्रयोग करते हैं। उसमें कुणप जल है, वो 2 विधि बताई है उसके छिड़काव करने की। एक तो जो मैंने बताया वृक्ष आयुर्वेद में वो मांस वाला है, वो हम नहीं बताते हैं कभी भी। लेकिन एक संधान वाला है जो आयुर्वेद में संधान करते हैं, जो एक धात की पुष्प कहा जाता है, जिसको धावड़ी के फूल कहा जाता है। आप आर्सवरिष्ठ को पिए होंगे आपने आयुर्वेद के, वो आर्सवरिष्ठ वो संधान करके ही बनते हैं। तो वो संधान करके हम कुणप जल बनाएंगे, तो कुणप जल से फ्लावरिंग, खास करके जो फ्रूट के वृक्ष है उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग आएगा। अगली बार हम सिखाने के लिए संस्कृत आर्य गुरुकुलम में कुणप जल प्राकृतिक रूप से कैसे बनेगा, जो गुरुजी ने विधि दी है एक विधि से, उसमें कोई मांस का या किसी का भी उपयोग नहीं होता है, सादी सीधी सभी औषधियों का प्रयोग और दात की पुष्प का। लेकिन आप वो वहां पर नहीं बना सकते हैं पहली बार तो हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें संधान होता है, आप उससे यूज टू नहीं होते। संधान क्या होता है, आयुर्वेद की पद्धति से क्वाथ बनता है, संधान होता है, तो कितना क्वाथ कितना पानी, उसमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए पहली बार हम यहाँ सिखाएंगे। नरेश भाई बाद में आपको ट्रेनिंग देंगे, या दीपक भाई कोई भी। तो उसके बाद आप लोग भी वहां पर कुणप जल बनाइए, कुणप जल का छिड़काव करिए। तो खास करके फलों के जो वृक्ष बोते हैं उसके लिए उत्तम औषधि कुणप जल है। कुणप जल जैसी औषधि फलों के लिए कोई नहीं है, जो फलाव वृक्ष होते हैं उसके लिए। और वो भी कैसे, जिसको फ्लावरिंग होकर फल आते हैं। आयुर्वेद में मैंने पहले ही बताया, आयुर्वेद में अलग अलग विभाग बताए हैं, उसमें 4 विभाग है, वनस्पति है, वानस्पत्य है, तो वो मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये गुल्म है और विरूढ़ है। तो उसमें जिसको औषधि है और विरूढ़ है, तो वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरूढ़, ये 4 प्रकार सुश्रुत ने बताए हैं पूरे की पूरी वनस्पति सृष्टि के। उसमें फूल आकर जो फल आते हैं,
उसको हम वानस्पत्य कहते हैं। वनस्पति फूल आए बिना जिसको फल लगते हैं उसको वनस्पति। अपुष्पा फलवंतो येते वनस्पतय स्मृताः। अपुष्पा, पुष्प आए बिना फल किसको किसको आते हैं? आप वर्ट को देख लीजिए, आप गुलर को देख लीजिए, उसको अंत पुष्प कहते हैं। उसका फ्लावरिंग बाहर नहीं होता है लेकिन उसका अंदर होता है। तो वैसी वनस्पति वनस्पति वर्ग में है। और आम है, उसको दाड़मी है, बाकी के सब जो आपको फल मिलते हैं वो सब फ्लावर होकर फल मिलते हैं। तो उसका एक अलग वर्ग है। उसको कौन सा खाद चाहिए, कौन सा पानी चाहिए, कौन सी रोग आएंगे, उस रोग की कैसे चिकित्सा करोगे, ये सब है। तो इसका वर्णन बहुत सारा है 4 प्रकारों में, वो मैं बात करने वाला हूँ। मैं एक चार्ट तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऋतु वाइज खेती करने का भी एक प्लान है कि किस ऋतु में क्या बोया जाए, किस नक्षत्र में क्या बोया जाए और किस नक्षत्र में उसको उगाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो वो नक्षत्र के वो बहुत ही अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि खगोल की स्थिति, भूगोल की, पूरे खगोल की, पूरी आकाशीय नक्षत्रों की स्थिति उस तरह की होगी कि ये पौधे के लिए उपयोगी हो सकती है। तो उस टाइम हम बोएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नक्षत्रीय कैलेंडर में तैयार करूंगा कि उससे बहुत ही आपको लाभ मिल सकता है। भारतीय टोटल, तो उसमें हम एक एक नक्षत्रों के बारे में विचार करके, जैसे अगस्ती है तो अगत्या करके, अगस्ती करके एक वनस्पति है, आपने देखा होगा। अगली बार उसके हम बहुत बीज देने वाले हैं। खेती के लिए बहुत ही उत्तम वृक्ष है वो। उसमें आप नागरवेल का पत्ता चढ़ाइए, उसकी वेल दूसरी जगह जो चढ़ेगी उसमें पत्ते आएंगे, उससे दुगने पत्ते इस पर आए, क्योंकि वो दोनों का मेल है। नागरवेल का पत्ता और अगस्ती का वृक्ष, वो दोनों का बहुत ही अच्छा मेल जोल है। तो वो नागरवेल का पत्ता को सबसे ज्यादा पोषण, सबसे ज्यादा उसकी उर्वरता, वो सबसे ज्यादा पोषण वो अगस्ती के वृक्ष से मिलता है। अच्छा, अगस्ती वृक्ष में फूल कब आते हैं? तो अगस्ती का तारा का उदय जब होता है, जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष में अभी श्राद्ध आएगा, वो श्राद्ध पक्ष में अगस्ती का तारा का उदय का समय आएगा। वो अगस्ती का तारा का उदय होगा, उसमें फ्लावरिंग चालू हो जाएगी। तो ये एक एक तारों के साथ, एक एक वनस्पति के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सूर्यमुखी का हमको पता है कि वो सन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो बहुत स्थूल बात है कि सनफ्लावर ये सूर्य की दिशा में है, तो ऐसा एक फ्लावर नहीं है। चंद्र को लेकर, नक्षत्रों को लेकर बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसका अनेक वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गीता में बताया है, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो सोम, रसात्मक सोम में बनकर सभी औषधियों का पोषण कर देता। तो औषधि का पोषण, औषधि मतलब सब आ गए हमारे, गेहूं, बाजरी, ये आयुर्वेद औषधि अलग नहीं होती है कोई की, वो अलग देखो, वो इसी में उगती है सारी। तो उसका पोषण होता है, तो वो उगती ज्यादा है। तो चंद्र का भी प्रभाव उसमें होता है, हर एक नक्षत्र का प्रभाव होता है। तो कौन से नक्षत्र में कौन सी औषधि को लेना है, या कौन सी बोनी है, या कैसे खेती करनी है, वो एक यदि हम जान जाएंगे तो बहुत ही लाभ कृषि को, कृषिकार को मिलेगा। उसकी उर्वरता तो बढ़ेगी, साथ साथ में अनेक औषधियों का भी लाभ उसमें मिलता जाएगा। तो पहले कौन सी, बाद में कौन सी, उसके बाद कौन सी, वो एक क्रम है उसका। तो ये बहुत सालों पहले ये क्रम विचार किया गया था। खास करके बाद में एक जो मैंने बताया, सबसे पहले देखो मैं क्रम से जाता हूँ तो उसमें बीच बीच में बातें आ जाती है। एक तो भूमि संस्कार के लिए तिल बोने का कहा है, तो तिल आप बीच में बो सकते पहला। बीज संस्कार के लिए दूध का सिंचन बताया है, तो उससे एक जो मैंने पहले भी बताया था, एक तेल है, उसका नाम है अंकोल कल्प, अंकोल तेलम। आज ऑनलाइन मिल रहा है, वो बिल्कुल नकली है, मैंने बहुत बार मंगा कर प्रयोग किया। अंकोल तेल हम प्रयोग करेंगे, आपको भी सिखाएंगे। और उसमें अंकोल तेल में आप बीज को रखकर उसका जर्मिनेशन देखिए, और वास्तव में बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होगा। अंकोल, तब तक आप क्या करें, तब तक आप दूध में बीज को भिगोकर उसकी भावना देकर उसके बाद आप बोना चालू करें। प्रथम पियत में हमने बताया कि दूध का सेचन करे, दूध को डाले, वो वेस्ट नहीं है दूध का, वो बहुत बड़ा इन्वेस्ट है, क्योंकि तभी जमीन को दूध चाहिए होता है सबसे, उसको पोषण के लिए चाहिए बारिश। इसलिए जिसने भी शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने का प्लान किया, वो शिव जी के ऊपर तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो जमीन में जाएगा तो जमीन में उर्वरता, क्योंकि शिव मंदिर बाहर होते थे ज्यादातर, सावन में जो होता है, तो वो सबसे ज्यादा उस टाइम पोषण के लिए, जमीन के पोषण के लिए दूध का बहुत बड़ा रोल है। अब जो कोई जानता ही नहीं है वो बकवास करता है, दूध की क्वालिटी नहीं जानता है, दूध के प्रकार नहीं जानता है, जमीन की बातों में नहीं जानता है। तो हमको तो वो क्या है कि
एक साइंस उसमें देखना है और उसका प्रयोग करना है। तो ये एक हो गया। उसमें अलग अलग वस्तुएं उपयोग होती है। एक शहद बहुत ही अच्छी औषधि है भूमि के लिए, बहुत सारे कीटों का भी नाश होगा, उसका गुण बहुत है शहद का, उस भरपूर पोषण करता है भूमि का। उसको कैसे हम उपयोग करेंगे वो देखते। कभी भी हमको एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी कलम लगानी है तो आयुर्वेद में बताया इधर काटा, तो उसमें यदि आपको दूर ले जाना है तो उसको घी का और शहद का लेप करने को बताइए, उसके बाद वहां पर डालना है। वो भी हम प्रयोग करेंगे तो बहुत ही, क्योंकि उसमें शहद के बहुत गुण है, उसका कभी हम लेंगे। खास करके रामायण में कृषि जब राम जाते हैं जंगल में, तो अरण्य में जब जाते हैं तो उसकी चर्चा आती है अरण्य कांड में कि 6 घातक कृषि जब वो देखते हैं हरेक खेत में, तो कृषि की पूछा करते हैं। हम पहले मिलते थे तो अभी हम क्या पूछते हैं कि कैसा है अभी बाजार भाव, कैसा है शेयर बाजार मार्केट का क्या चलता है, तो वो बताता है कि अभी मैंने निफ्टी ले लिया, या तो निफ्टी बढ़ गया, लिया नहीं, शेयर तो कोई और होता है लेकिन निफ्टी का ऐसा है, उसका सेंसेक्स ऐसे गया है। पहले के लोग क्या पूछते थे, खेती में क्या हुआ है, फसल कौन सी हुई है, वो ठीक है ना, ऐसा पूछते थे, गाय ठीक है ना, ऐसा पूछते थे। तो उसमें 6 आपत्ति बताई है, राम ने 6 आपत्ति पूछी है कि ये 6 आपत्ति आई तो नहीं ना कृषि में, तो कृषि में 6 आपत्ति आती है। तो उसमें एक अतिवृष्टि है, ज्यादा बारिश आ जाए वो खेती के लिए नुकसान होता है। एक अनावृष्टि है जो अभी अभी गुजरात में है, अनावृष्टि, समय पर बारिश का न होना, समय का जो समय पर बारिश नहीं आती है तो भी खेती को नुकसान करती है। फिर तीसरा है चूहे, बहुत चूहे बढ़ जाए तो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, हमने बहुत चूहे बढ़ गए तो ऑस्ट्रेलिया की खेती को नाश कर दिया पूरा का पूरा। वो लोग सांप बचाने का अभियान उठाया पहले, तो सर्पों को बचाया बहुत कि भाई सांप को बचाओ, सांप को बचाओ, सांप को बचा लिया। तो उसके बाद प्रॉब्लम आया कि भाई अभी नहीं, सांप को वो लोग मारने लगे थे, सॉरी, कि सांप बढ़ गया, सांप की बस्ती बढ़ गई, तो वो लोगों ने सांप को मारना चालू, सांप की बस्ती बहुत बढ़ गई, बहुत बड़ी, सांप को मार दिया तो चूहे बढ़ गए, तो चूहे बढ़ गए तो अब चूहे उसको, तो अब चूहा मारना चालू किया। तो हम लोग जो कुदरत का क्या क्रम होता है उसको जाने बिना कुछ भी करेंगे, तो भी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ था, मैं उसको सुना था। तो चूहा का उस टाइम से है, इसलिए पाणकंदा का जो मैंने किया ना, तो वनस्पति में एक एक को अगली बार उसका बीज, क्योंकि हर एक किसान का ये होता है कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो वनस्पति को क्या कहते हैं, तो बीज आसानी से उपलब्ध कराएंगे, उसका नाम दे देंगे लेटिन का, जो सारो अभी तो बहुत जगह पर लेटिन नाम चलता है, संस्कृत नाम और लेटिन नाम। तो इसके लिए वो बीज बोएंगे तो उसको चूहे से रक्षा होगी। तो वो लोग इतना करके नहीं कर पाते थे, लेकिन हमने तो बहुत बार देखा है चूहे से आसानी से उसकी रक्षा हो सकती है। चौथा है पक्षी से, पक्षी बहुत बार धान्य को खा जाते, उसके लिए क्या करेंगे, वो अलग अलग व्यवस्था है। पांचवा तीड़ी से, तीड़ होता है उसका, आपको पता है अभी थोड़े महीने पहले तीड़ का आक्रमण हुआ था, हमने वो मंत्र खोजा, तब तक तो वो चला गया था, नहीं तो उसके प्रयोग करते। मैंने उसका मंत्र बहुत सारी संहिताओं में से ढूंढा था, तो बहुत लोगों ने पूछा था, लेकिन तब तक वो चला गया, नहीं तो हम उसके ऊपर भी कार्य कर सकते थे। और छठा होता है शत्रु का, तो बहुत प्रकार के शत्रु भी आक्रमण करते हैं पेड़ पौधों के ऊपर, या जैसे जला देना, पाक को जला देना, कोई फटाके फोड़ना, उसको जली हुई चीज को डालना, ये सब पाकों के ऊपर आक्रमण होता है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए वो मूर्छित हो जाते हैं, उसके लिए वो बीमार हो जाते हैं, तो उसकी चिकित्सा कैसे करें, उसको किससे सेचन करें, इस तरह का बहुत सारा बात बताई गई है। तो ये 6 आपत्ति उसमें बताई गई है। 6 आपत्ति में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसका विस्तार से कभी हम देखेंगे। अभी खास करके इतना है, मंत्र के ऊपर भी बोलना है। खास करके अग्निहोत्र भस्म का भी बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, वो भी पीठ में आप डाल सकते हैं। तो उसमें मानो कि आपका पानी है, तो आप, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सप्रमाण मतलब 1 किलो भस्म आप लेंगे तो शायद 20 लीटर पानी के दीठ आपको लगभग 20 या 30 लीटर पानी के में 1 किलो भस्म डालकर उसका छिड़काव कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा अग्निहोत्र भस्म का। अग्निहोत्र कैसे करना है मंत्रों से, वो भी हम सिखाएंगे। किसान को कुछ बातें आनी ही चाहिए, वनस्पति की पहचान आनी चाहिए, वनस्पति कौन सी कृषि में बोनी है वो आना चाहिए, तो अपनी कृषि को वो बहुत ही अच्छी कर सकता है। तीसरी बात, उसको अग्निहोत्र आना चाहिए, तो अग्निहोत्र से बनी जो भस्म है वो कृषि के लिए बहुत ही अच्छी औषधि होती है। तो इसलिए अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग वो तभी कर पाएगा जब वो अग्निहोत्र करे। तो अग्निहोत्र 2 टाइम
या एक टाइम, या कम से कम रोज न हो सके तो कोई हफ्ते में 1 बार 2 बार, तो कभी भी, मैं रोज होए तो बहुत ही अच्छा है। तो उसके जो धूप होगा उसका बड़ा लाभ होगा, उससे जो भस्म निकलेगी उसका लाभ होगा, और खुद का भी बहुत ही सात्विक ऊर्जा के खेती में बनेगी, उसका भी लाभ होगा। तो ये इतनी बातें हमने बताई अभी के क्लास में। कुछ नरेश भाई को अपना कुछ प्रयोग बताना है या दीपक भाई को बताना है, तो मैं बोलूंगा कि वो 5 मिनट में अपना कोई प्रयोग बताए। मैंने जो बताया है उसके रिलेटेड कोई प्रयोग उन्होंने किया है तो वो बताए। जी नरेश भाई, आपको कुछ बताना है? शिव गारू, दीपक जी को, इंडियन फार्मर दीपक जी को को होस्ट बनाइए। दीपक जी को मैंने आज तो अनम्यूट किया हूँ। और दीपक जी आप अनम्यूट करके बात कीजिए दीपक जी। और शेलावाला जी को भी। नहीं, शेलावाला जी को तो जरूरत नहीं, नहीं शेलावाला जी को जरूरत है। मकवाना जी मकवाना जी देखिए, ढूंढिए। नरेश मकवाना जी ज्वाइन हुए हैं या बहन जी के? नहीं ज्वाइन हुआ गुरु जी, मकवाना जी नहीं। मैंने देखा था कुछ माता जी का नाम था, वो छिड़का जाए तो एनजी मक somebody is there. वो हैंड रेस करे, दीपक भाई ने किया है, तब तक दीपक भाई का ले लेते हैं। दीपक जी आप बात कीजिए। आप वीडियो ऑन कीजिए दीपक भाई। ओके, दीपक जी को मैं को होस्ट बना दूंगा। दीपक जी आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। मकवाना जी आप भी, नरेश मकवाना जी आप भी हैंड रेस कीजिए। गुरुजी प्रणाम। जी बताइए बताइए। जैसे कि आपने बताया कि वो एक सडरस जो है 21 पोटेंसी वाला, इसका हम कल प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया तो मैं खेत नहीं जा पाया। आज दवाई देने वाले थे वाली जी। और एक अग्निहोत्र तो हम मिला के दे रहे हैं, उसमें पंचगव्य के साथ दवाई मिला के दे रहे हैं, कर रहे हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा है, लोगों देख रहे हैं हमारे पास आके, और बहुत से लोग जुड़ रहे हैं अभी। ये भी खेती कर रहे हैं, प्रथम स्तर जो बोलते हैं उससे कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि एक सीढ़ी और, एक कदम आगे चल के कदम जो कोशिश होगी हमसे, तो अच्छे लोग हैं जो यहाँ पर जिनके एक हमारे बहुत अच्छे मित्र ही बने हैं। शहर के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है अंकित मालू, उनके पिताजी कैंसर से खत्म हो गए थे, तब से वो जैविक खेती कर रहे हैं। कल उनसे मुलाकात हुई और चाहते हैं कि और अच्छे से काम करें, कुछ सब कार्यक्रम करें और लोगों को जागरूक करें। बीज बांट रहे हैं। ठीक है, और कुछ बताना है आपको? हेलो, इसका प्रयोग तो भी चल रहा है, जैसे कि आपने कहा जी, उसका तो चल रहा है। क्या अग्निहोत्र का तो हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, कोई दिक्कत नहीं है अभी। और कल फिर उसका सिस्टम साथ में करेंगे। और ठीक है, उसका मैं वीडियो भेज दूंगा। ठीक है। हाँ, नरेश भाई को कुछ कहना है? नरेश भाई नहीं है आचार्य जी। चलेगा, तो बस मुझे इतना बताना था। बहुत बाकी है बातें, वो अगली बार लेंगे। तो ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस लेना है तो क्वेश्चन लेना है तो ले सकते। किसी को कोई क्वेश्चन है खेती के बारे में तो पूछ सकते हैं। वेटरनरी शुभम आप अनम्यूट कर सकते हैं जी, अब मैंने परमिशन दे चुका आपको। NGMAK आप भी। श्रीनिवास जोशी जी। हेलो। हाँ मैं नरेश मकवाना। हाँ जी नरेश जी, आपको कुछ बताना था तो आप बताइए, कुछ था? जी हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते। हाँ हेलो। 1 मिनट नरेश जी, पहले प्रश्न लेते हैं। एक मिनट प्रश्न क्या जवाब आप दीजिएगा। देखिए कोई कुछ पूछ रहा है, आप उसको देखिए क्या प्रश्न पूछ रहे हो। वेटरनरी शुभम जी आप बात कीजिए। कौन? मैं? नरेश भाई ना जी। गुरु जी हाँ प्रणाम। गुरु जी हाँ, बोलिए प्रश्न बताइए। जी गुरु जी, हम समाधि खात यहाँ बनाते हैं जी, तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, मतलब कैसे बनाना है, क्योंकि परंपरागत हम अभी
बनाते आ रहे थे पूरे गांव से, जो भी गाय शांत होती है उसको हम एक जगह ले जाते हैं और उसका अभी तो फिलहाल में हम जानकारी थी नहीं, तो उसको 5 फीट गड्ढा करते हैं और उसमें वो डलने वाला बड़ा वाला नमक डालते हैं और चूना, बस ये करते हैं। तो ये सही विधि चल रही है क्या ये समाधि खाद की? मतलब उसमें ठीक है, मतलब उसको गलाने के लिए जो क्षार होता है वो आप उपयोग करते हैं, चूना उपयोग करते हैं, जैसे उसको नमक डालकर, लेकिन उसको ज्यादा गहरा जाना चाहिए, 5 फीट नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो लगभग 7-8 फीट अंदर डालकर उसको बनाना चाहिए। 7-8 फीट? जी, तो कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारा उतना वो है। और किसी को अनुभव है, नरेश भाई को अनुभव है, वो तो बताएंगे। हम यहाँ पर के समाधि खाद में बाद में उसका उपयोग बहुत ही अच्छे मतलब खाद के रूप में होता है। नरेश भाई, आप उसके ऊपर कुछ है तो बताइए, इसका प्रयोग किया है तो। जी नहीं, समाधि खाद का नहीं किया है, लेकिन ये जो दूध का जो है ना, दूध का प्रयोग किया है जी। वो आम की जो बाग है मेरी जी, उसमें मैंने एक पंप को 1 लीटर, जो अपना 16 लीटर का पंप है ना, उसमें 250 ml दूध का मिश्रण करके उसका स्प्रे किया था हर 4 दिन के बाद। ऐसा हमने 2 बार स्प्रे करने से हमारे जो आम अभी जो पिछले सीजन में आए थे उसकी जो मिठास है, टेस्ट में बहुत ही फर्क पड़ा था। और उसका जो ग्रोथ है साइज में, जो हमारा 380 ग्राम का जो फ्रूट बैठता था केसर का, वो इस सीजन में हमारे 400, 410 और कुछ फल तो 440 ग्राम तक भी बढ़ गए थे। तो साइज में बहुत ही फर्क पड़ा था उसमें। और भी फसलें में हमने दूध का स्प्रे करने से हमें उसमें जो टेस्ट में काफी बदलाव आया है। अच्छा, टेस्ट में बदलाव आया है दूध के छिटकाव से? केवल दूध? छिटकाव से, केवल छिटकाव से, केवल छिटकाव से, और वो भी केवल दूध के? हाँ, केवल दूध का। ओके, हाँ, बस यही कहना था जी। हाँ, किसी का प्रश्न है कि जीवामृत में बेसन के जगह पर जौ का आटा डाल सकते हैं? हमारे हिसाब से तो आप डाल सकते हैं, उसके साथ भी प्रयोग एक बार करके आप देखिए। एक बेसन का बनाइए, एक जौ का बनाइए, दोनों को देखिए, दोनों में क्या क्या फायदा होता है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो पौष्टिकता होती है वो आयुर्वेद, आप प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि जौ में ज्यादा ग्रो हो सकते हैं बैक्टीरिया उसके आटे में, तो उसमें फर्क आएगा आपको। उसके साथ भी मिला सकते हैं, तो वो आप एक बार प्रयोग करके दोनों को अलग अलग समान मात्रा में, चने का, जौ का, दोनों का साथ में, ऐसा प्रयोग कर दीजिए एक बार। जी, और कोई? जी, शिवगर 4 लोग हाथ उठाए हैं। जी, 4 लोग हाथ उठाए। हाँ, और उन लोग अनम्यूट कर सकते हैं जी। श्रीनिवास जोशी जी है अपना वॉलंटियर, उनको हेलो, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो गुरुजी। जी, प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था कि जो रेन के नक्षत्र के हिसाब से क्या करना चाहिए? रेन नक्षत्र जो होता है, बारिश का नक्षत्र जी, उस हिसाब से उसका पानी का उपयोग का कैसे करना है, थोड़ा बता सकते हैं? अब देखिए, उसके ऊपर मैं एक पूरा सेशन देने वाला हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे ये समझाना है कि नक्षत्र में क्या होता है। लोग कैलेंडर को देख लेते हैं। अब बहुत बार मैंने आर्द्रा नक्षत्र का प्रयोग बताया, तो राजेश्वर राव जी को बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा कि आज तो आर्द्रा नक्षत्र है ही नहीं, आज तो विशाखा लिखा हुआ। तो उसका प्रारंभिक जानकारी भी न देंगे तो लोग क्या करेंगे, कैलेंडर में देख लेंगे कि अच्छा आज विशाखा है, डाल दो। अब वो चंद्र का नक्षत्र लिखा होता है, तो मैंने बताया कि ये विशाखा है, वो चंद्र आज विशाखा नक्षत्र में है, वो कैलेंडर बताता है। और सूर्य का प्रवेश आर्द्रा में तो 13 दिन तक वहीं पर रहेगा एक नक्षत्र पर, तो वो आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश, वो बात अलग होता है। सूर्य किस नक्षत्र में, एक नक्षत्र में 13.5 दिन रहता है सूर्य, 13.5 दिन, 13.5 दिन रे कर वो जब 27 नक्षत्र की यात्रा पूरी होती है तब हमारा 1 साल पूरा होता है। आप समझ गए ना? हाँ, और चंद्र एक नक्षत्र में 1 दिन रहता है, जो आज चंद्र पुष्य नक्षत्र में है, तो आज हमने सुवर्ण प्राशन पिलाया,
तो सुवर्ण प्राशन में जो पुष्य नक्षत्र बताया है वो चंद्र पुष्य नक्षत्र में है, उस दिन गोल्ड का बहुत महत्व हो जाता है, सुवर्ण को हमारा शरीर पचा सकता है। तो उसकी जो पुष्य नक्षत्र जो आता है, अभी जो आया है आज के दिन पुष्य नक्षत्र है, बहुत लोगों ने, हमारे वॉलंटियर्स ने आज पुष्य नक्षत्र पिलाया पूरे भारत। हमको पता है 500 से ज्यादा सेंटर पर अभी चलता था, लॉकडाउन के बाद में शायद 100-150 सेंटर पर चलता है। तो वो पुष्य नक्षत्र का अलग है। सूर्य का पुष्य, सूर्य देखिए जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश होता है तब बारिश चालू हो जाती है, ये हमारे यहाँ। केरला में उससे पहले ही मृगशीर्ष में जब आता है तब उसमें बारिश चालू हो जाती है केरला में। केरला का पहला होता है मानसून, जाने का भी पहला क्रम उसका होता है। अब उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा तपन होता है, सूर्य सबसे ज्यादा तपता है तो वो रोहिणी में तपता है सूर्य। तो मैं अच्छा, अब बारिश के जो पहले 9 नक्षत्र या 11 है, मानो स्वाति नक्षत्र पे बारिश अभी पहले होती थी, अभी भी कोई लेकिन वो समुद्र में ज्यादा गिरती है। तो समुद्र में जो वो मछली ऐसा बताते हैं कि वो पानी उसका जो जाता है उससे वो छिप से मोती बन जाता है। तो मोती बनाने की पूरी प्रक्रिया उसकी स्वाति नक्षत्र के पानी की होती है। तो उसमें वो बहुत उपयोगी वहां पर है समुद्र में। उसका हम अभी का यहाँ पर जो यहाँ की बारिश है उसमें कोई बारिश ऐसी होती है जिसका पानी बहुत ही पोषण को देता है। उसके बाद का पानी, उसके बाद जो मघा नक्षत्र आता है उस टाइम जो अब फसल होती है उसमें रोग आने की संभावना होती है, तो वो कीड़े वगैरह आ जाते हैं क्योंकि मॉइस्चर होता है। तो उसके लिए मघा नक्षत्र का जो 13 दिन का पानी होता है ना, वो मघा नक्षत्र का जो पानी है ना, वो श्रेष्ठ पेस्टिसाइड बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वो जंतु ना सके। आप एक हमने प्रयोग किया है, हमने टंकी बनाई थी अपने घर पे, आज भी है। उसमें वो टंकी मतलब अपने घर जो है हमारा पुराना, बहुत पुराना घर गोंडल में, वहां पर हमने एक टंकी बनवाई थी, अंडरग्राउंड टंकी। उसमें हमने 5-5 साल पानी रखकर देखा है। 5 साल पानी का जो हमने हार्वेस्टिंग कर दिया, मतलब पानी आया, उसमें केवल पानी को सूर्य प्रकाश नहीं जाना है, पानी को मतलब हवा ही नहीं लगनी है, मतलब एयर प्रूफ उसका ढक्कन करना है। तो उसको आप एक किसान, एक पानी को पहले हार्वेस्ट करना जरूरी है। तो मैं एक बार, हमारे जो मनसुख भाई है वो चेक डैम बना रहे हैं, एक गांव में उन्होंने 50-50 चेक डैम बनाए हैं। जो एक आदिवासी गांव में पानी नहीं था वहां पर अभी पानी है। गवर्नमेंट पूरे प्रोजेक्ट में फेल गई, उन्होंने पूरा अपना जल क्रांति से पूरा पानी का संग्रह करने का सिखाया है। मैं उनका एक बार लेक्चर रखूंगा, राजेश्वर राव जी की परमिशन है तो उसका और ये हम लोग उसका प्रयोग एक बार देखेंगे कि उन्होंने आदिवासी गांवों में कैसा हार्वेस्टिंग किया है। तो सबसे पहली विधा है वो हार्वेस्ट करिए। हर एक नक्षत्र का मैं कहता हूं कि न कर सके तो कोई नक्षत्रों में जो बारिश होती है ना, वो खेतों को बहुत पतला पानी, और मैं वो भी एक प्रयोग करने वाला हूं, मैंने एक मशीन में अभी प्रयोग करना चालू किया है। पानी को यदि पतला किया जाए ना, जो अभी जो हमारा जमीन से आता है वो गाढ़ा पानी होता है, आप देखो बारिश का पानी बरसता है ना तब कैसी फसल हो जाती है। आप 1000 प्रयत्न करो, उसमें पानी दे दो आप 5-5 टंकियां, वैसी फसल नहीं होती। वो छोड़े छींटे गिरे ना तब आपको दूसरे दिन पता चल जाएगा, उससे मुख से आपको पता चल जाएगा। उसका आप स्वरूप देखेंगे ना, मैं तो जहां खेतों में जाता हूँ बाहर, तब मुझे पता चल जाता है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ 2 दिन में बारिश हुई, बोले हाँ हुई है, क्योंकि उसका वो लहराता है। और अभी मैं देखता हूँ तो दुख होता है, बारिश नहीं गिरी ना तो उसका वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं मुख से, आप देख सकते हैं। वो बारिश के पानी का बहुत प्रभाव है। और उसमें भी मघा नक्षत्र वाला पानी आपने पिलाया तो बहुत ही जंतुघ्न है वो आयुर्वेद की दृष्टि से। इसलिए नक्षत्र वाइज में एक बार पानी का बताऊंगा कि ये 13 नक्षत्र पर सूर्य है, तब आपको ये पानी का उपयोग इसमें करना है। पहले हार्वेस्ट कर लेना है, उसके बाद उसका उपयोग करना है ज्यादा से ज्यादा। कोई विशेष औषधि बनानी है, पियत करना है, वो पानी को थोड़े ले लिया, 1 बैरल 2 बैरल जितना, और उसका फिर कुछ आपने बना दिया। आप देखना उस पानी से आप एक बार खाद बना कर देखना। मैं कौन से खाद बनाने के लिए आपका जीवामृत है या कोई भी प्रकार का, तो उसमें मैं बोलूंगा कि ये टाइम का पानी आप हार्वेस्ट कर लो और उसका उपयोग करो, ये तो उसका बहुत ही परिणाम आएगा। तो उसका मैं पूरा का पूरा वारामिहिर ने जो बताया है उसका पूरा का पूरा एक सेशन लूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस नक्षत्र में जो बारिश आती है उसका क्या लाभ होता है। तो ये एक नक्षत्र वाइज है।
तो मुख्यतः से अभी के यहाँ पे देखे तो जो नक्षत्र होता है वो आर्द्रा नक्षत्र के लेकर बाद में लगभग विशाखा नक्षत्र कर बारिश पहले होती, इसलिए विशाखांता गता मेघा ऐसा बोलते थे। विशाखा नक्षत्र चला गया तो विशाखांता गता मेघा, चाणक्य ने बताया है कि विशाखांता गता मेघा विशाखांता गता मेघा याचनांतंच गौरव। विशाखा नक्षत्र आप संस्कृत पढ़ेंगे, हम सुभाषित लेंगे तो उसमें आपको देखे एक बात प्रकृति की ली होगी, एक व्यवहार की ली गई होगी, एक पढ़ाई की ली गई होगी, सबको समान होगा। तो उसमें बताया कि विशाखा नक्षत्र जाने के बाद बारिश चली जाती है, मेघ चले जाते हैं, विशाखांता गता मेघा। फिर क्या बताया कि याचनांतंच गौरव, कोई व्यक्ति मांगने लगता है तब उसका गौरव चला जाता है, फिर वो गौरव तभी तक रहता है जब तक वो मांगता नहीं। मांगना चालू कर दिया उसने कि गौरव गया, तो याचनांत, याचना कर दी कि गौरव चला गया, याचनांतंच गौरव। फिर प्रणमांतः सतांकोपः, प्रणमांतः मतलब जब आपने किसी को माफी मांग ली, क्षमा मांग ली, तो सज्जनों का कोप चला जाता है। राजस तामस होगा तो झालो याद रखेगा कि अब मैं दिखा दूंगा एक बार, लेकिन आपने बता दिया कि मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा करे, तो सज्जन लोग फिर भूल जाते हैं। प्रणमांत सतांको। और क्या बताया, प्रसूतांतंच यौवन, एक प्रसूति होने के बाद स्त्री का यौवन चला जाता है। तो ये सब बातें जीवन से जुड़ी है। हाँ, तो 9 नक्षत्र कृषि के हैं, वो 9 के ऊपर में लेक्चर अभी आगे। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी। જી તમે નાગરવેલના પાંચડા જી એમાં એની વૃદ્ધિ જો એનો સાઈઝ જો અને ગ્રોથ જો તમને દેખાશે, કારણ એ બેનું સંલગ્ન એવું કોમ્બિનેશન એવું થાય છે। જી એનો વા એક છે ઓલો ઓલી બધી લાલ અગત્યાનું છે કટિંગ એટલે રોપોલી છે। घर पे गमलों में भी कृषि संभव है, ऐसा किसी ने पूछा है। गमलों में क्या क्या बोना है वो मैं एक पूरा लिस्ट दे दूंगा। तो गमलों में कृषि तो नहीं हो सकती, देखिए गमला गमला है बराबर, तो गमलों में तो कृषि नहीं हो सकती ऐसे तो, लेकिन आप गमलों में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गमलों में कौन से पौधे बोने हैं, उसको क्या क्या देना है, उसका व्यवस्थित, ऐसा नहीं कि बाहर से लाए प्लास्टिक वाले फूल और लगा दिए गमले में, या तो जो मिला वो लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। उसको समझ बूझकर कौन से घर पे लगाए जाते हैं, उसका क्या लाभ है, उसकी ऊर्जा कैसी है, वो सब देखकर लगाना है। तो घर पे गमलों में होने वाले जो पूरे के पूरे है उसका मैं एक लिस्ट दूंगा, वो लिस्ट आप पढ़ लीजिए पूरे के पूरे, लैटिन नाम सहित। उसके अनुसार आपके यहाँ जो मिलता है, अगले साल से हम गुरुकुल से व्यवस्था करने वाले हैं बीज वितरण की, तो पूरा का पूरा बीज आपको देंगे, आप वहां पर सबको दीजिए, तो ये अच्छा होगा। तो इसके ये मैंने बताया, तो गमलों में लेने वाला एक लिस्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, शायद अगले या उसके अगले बार। गमलों में क्या क्या लगा सकते हैं आप, वो आप पहले देख लीजिए। उसके बाद दो गमलों में बहुत कुछ हो सकता है गमलों में, तो वो औषधिया बोए, मेडिसिनल प्लांट्स जिसको कहते हैं वो, और खास करके शादी जो। और कोई प्रश्न है तो लिखकर भेज सकते हैं। आचार्य जी, तुलसी प्लांट के लिए घर में जो सबके घर में तुलसी प्लांट रहते हैं, उसका कुछ स्पेशल चीज है क्या बोल के पूछ रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छे ग्रोथ के लिए? तुलसी में देखिए उसमें है ना, वो आपको जो बीज होते हैं ना, वो बीज आपको आए उसके बाद निकाल लेने हैं, खास ये ध्यान रखना है। तुलसी में यदि मींज रह गए, मांजर रह गए, उसके ऊपर जो आता है और वो रह गए और आपने निकाले नहीं, तो तुलसी का पौधा पूरा हो जाता है। तो आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, आपको पता है ये खास लोग गलती कर देते हैं कि उसको निकालते नहीं है। आप समझ गए ना? हेलो, आप समझ गए? हाँ नहीं आचार्य जी, वो उसके ऊपर जो फूल आता है उसको काटना है क्या? नहीं, फूल नहीं, वो देखिए उसके ऊपर बीज आ जाते हैं। वो जब पौधा पूरा होता है तो उसके ऊपर एक एक खड़ी ऐसी लाइन होती है, उसमें बीज आते हैं, जिसको तुलसी के बीज कहे जाते हैं। तुलसी बड़े बड़े तुलसी होते हैं ना, तो उसके ऊपर वो ऊपर उसको क्या बोलते हैं आप, उसको, उसके सीड, तुलसी के सीड कब आते हैं तुलसी में, मतलब सीड्स आते हैं ना, जो ऊपर वाला जो तुलसी आ गया, तुलसी बड़ा हो गया, उसके बाद उसके ऊपर ऐसा एक खड़ा वाला, उसका जो आसपास में बीज होगा, ऐसे एक डंडी निकलती है, उसके सीड्स होते हैं। तो वो खास आपको निकाल लेने हैं और फिर वापस बो देने हैं। वो आपने निकाले नहीं तो तुलसी का पौधा पूरा हो जाएगा।
तुलसी का पौधा का आयुष्य पूरा हो जाता है, वो हाँ वही मंजरी कहते हैं हम, यहाँ पर उसको तो मंजरी कहते हैं, लेकिन साउथ में उसको सीड मांजर कहते हैं, वही ऊपर वाला जो आता है वो निकाल लेना है। बहुत लोग आलस करते या पता ही नहीं होता है, ऐसे रहने देते, ऐसा रहने दिया तो तुलसी का आयुष्य, तुलसी के पौधे का आयुष्य खत्म हो जाता है। तो इसको क्या करना है आपको कि तुलसी का पौधा को वो मांजर निकालते रहना है। वो मांजर निकालेंगे तो उसका मतलब चालू रहेगा, जो ग्रोथ होता है वो चालू रहेगा, नहीं तो वो ग्रोथ वहां पर समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मांजर निकालकर उसको बो देने हैं। दूसरा, तुलसी के पौधों को जो सूखा हुआ गोबर है उसका खाद, आप भूल से भी जो ताजा गोबर का खाद मत डालिए। बहुत लोग ये भूल कर देते हैं कि वो ताजा गोबर लेकर उसको खाद में डाल देते हैं। श्री सूक्तम आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा है, कृषि में श्री सूक्तम पढ़ना चाहिए आपको, बहुत बड़ा अर्थशास्त्र श्री सूक्तम में बताया है। श्री सूक्तम आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो भारतीय अर्थशास्त्र अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो उसमें गंधद्वारादुराम धर्षाम नित्यपुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिव पह्वये श्रेयाम, ये श्री सूक्तम में करीष शब्द आया है। तो सूखे गोबर को करीष कहते। गोबर में लक्ष्मी है, लेकिन हरे गोबर में नहीं है, ताजे गोबर में नहीं है, सूखे हुए गोबर में लक्ष्मी है। तो इसलिए सूखे हुए गोबर का खाद करना है। ताजा गोबर खाद के लिए उपयोगी नहीं है, सूखा हुआ गोबर, इसको संस्कृत में करीष शब्द है। तो आप तुलसी को सूखे गोबर का खाद दीजिए, करीष का, तो ताजे गोबर का नहीं। कोई भी प्लांट्स को आपको देना है तो सूखे गोबर का खाद देना है, उसको सुखा देना है, उसके बाद उसका खाद बनाकर उसको देना है। जी, तुलसी के लिए। आचार्य जी, पूछ रहे गन्ने का कहते दीमक की समस्या, दीमक की समस्या के लिए है ना, मैं कुछ धूप बताऊंगा आपको। दीमक के लिए कुछ धूप है, कुछ लगाने के लिए लेप है, लेकिन दीमक है ना वो इतनी नुकसानकारक नहीं है। इसके ऊपर मैं कुछ बताना चाहूंगा दीमक के ऊपर। तो दीमक को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या वो पहले तो नुकसान है कि नहीं वो हमने समझ लिया है, ये पूरा का पूरा खा जाएगी, लेकिन वो घर पे है तो ठीक है, लेकिन खेत में है तो दीमक उपयोगी। तो इसीलिए दीमक हमारी दुश्मन है ऐसा जब हम धारणा कर लेते हैं तो वो गलत धारणा है हमारी। दीमक गलत नहीं है, उसका उपयोग भी बहुत है, वो उपयोगी भी होती है बहुत सारी। तो ये कुदरत का एक क्रम है। दीमक के बारे में मुझे आप अवश्य ही समय रहेगा अगली बार पूछिए, मैं दीमक के बारे में बताऊंगा आपको पूरा का पूरा। और क्या आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। ये हम दूध का भावना देते हैं। आप देखिए, किसी ने ये सब अनुभव किया है कि मैं मांजर काट लेता हूँ तो तुलसी हरी भरी रहती है, हाँ वो कारण है। आप मांजर तुलसी के निकाल देंगे, लेकिन और फेंक मत दीजिए, और दूसरी जगह पर उसको बो दीजिए। बीज का सबसे अच्छा उपयोग ऐसा है, जो बीज धरती में चला गया वो बीज को आपने दे दिया धरती को, तो वो आपका कर्तव्य पूरा हो गया। तो बीज को खेत चाहिए, तो इसको खेत तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, उसका पोषण वहां होगा, नहीं तो मर जाएगा बीज। तो बीज या तो आप बांट दीजिए या संस्कृत आर्य गुरुकुलम में बेच दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर जो मुफ्त में बीज देते हैं तो सबको दे दे। बीज का संरक्षण आप करेंगे, बहुत पुण्य है। तो इसके लिए ये किसी को भी, कोई किसान को दे दीजिए कहीं पर भी, लेकिन वो फेंक मत दीजिए बीज को। बहुत उसका कीमत नहीं है ऐसा मत समझिए। वो कुदरत को हम यदि वापस नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे। इसलिए तुलसी के में मांजर है, मींजे, वो दीजिए। तुलसी वन तैयार कीजिए, और सब जगह पर तुलसी होगी तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे रोग हमारे पास नहीं आ पाएंगे। इसलिए तुलसी वन होना चाहिए, इसलिए बताते हैं। उसका एक समूह होना चाहिए तुलसियों का। हाँ, आगे पूछिए। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, ये हम जब दूध की भावना बीजों को देते हैं, हाँ, तो भावना देने के बाद कितना दिन तक उसको रख सकते हैं बोने से पहले, या बस भावना दे दिया और तुरंत बोना पड़ेगा? देखिए, उसमें ऐसा तो है कि आपने यदि भावना 4 घंटे 6 घंटे उसको सुखाकर, उसने यदि भावना का मतलब क्या होता है, देखिए उसके तत्व पूरे ले लिए। अब आप 1-2 दिन रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा रखा तो उसमें क्या संभावना होती है? भावना भावित बीजा नाम कीटाद भवति भयम।
तो उसको क्या होगा पता है, उसमें आपके जो तत्व चले गए ना तो बहुत सारे कीट आ जाएंगे, क्योंकि उसमें आपने भावना दे दी है। तो यदि दूध जैसी पदार्थ की भावना दी तो उसको बिगड़ने का चांस भी बढ़ जाता है। इसीलिए आप जो भावना दे देते हैं, आपको लगा कि उसको हो गया 1-2 दिन, तो आप उसको बो सकते हैं। ज्यादा दिन रखने से वो फिर सड़ने या तो फिर उसमें अलग अलग कीट को होने की संभावना हो जाती है। तो भावित बीजों को तो ज्यादा दिन रखना नहीं। जी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं जो रहता हूँ समुद्र के किनारे में हमारा खेत और ये है, तो क्या वहां जौ हो सकता है उस वातावरण में, कि जौ के लिए कोई एक खास वातावरण चाहिए? जौ के लिए तो ऐसे एक साधारण वातावरण ही चाहिए उसमें। तो दरिया किनारे मुझे लगता है कि वहाँ क्षारीय जो मिट्टी होती है वहाँ की, दरिया किनारे की, तो जौ हो तो सकता है लेकिन वो कम होगा। उसको आपको व्यवस्थित रूप से खाद के द्वारा उसको देना पड़ेगा, इसलिए आप खाद वहां पर दीजिए। जो वनस्पति जहाँ की नहीं है वहां के अनुकूल आने में उसको थोड़ी देर लगती है। तो जहाँ जौ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वहां पर जौ नहीं होगा, लेकिन आपको खाद वगैरह उसको देना पड़ेगा व्यवस्थित रूप से। ऐसा सरलता से नहीं हो जाएगा जितनी और वनस्पतियां सरलता से होती। जी। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते विक्रांत जी। आचार्य जी जैसे अमरूद हो गया, तुरई होगी, आचार्य जी बहुत सारी फसल होती है, उसके अंदर फल मक्खी की बहुत परेशानी होती है। हाँ। तो फल मक्खी की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? देखिए उसकी जो मक्खियाँ वगैरह होती है या कोई भी प्रकार का, उसके लिए आप एक प्रयोग हमने किया था, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। वो बाहर से पौधा आया है लेकिन अभी वो इस वातावरण में ढल गया है। ऐसे वो नेगेटिव पौधा है लेकिन उसका पत्तों का उपयोग हो सकता है। उसको गंधारी के, नरेश भाई गंधारी को यहाँ पर क्या कहेंगे, वहां पर वो लोग दिल्ली वाले गंधारी को पता है आपको? हेलो, कोई जानता है गंधारी नामक वनस्पति को? कोई होगा? हेलो, गंधारी को जानता है कोई? नहीं आचार्य जी, पहली बार सुना है। देखिए आप गुरुकुल आप है ना, उसमें अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं। पहले तो वो खेत में आप बोएंगे नहीं बोएंगे वो हो जाएगी। एक पहली बात तो ये लक्षण है कि उसको कोई खाएगा नहीं। पहला, गाय नहीं खाएगी, बकरा नहीं खाएगा, कोई खाएगा नहीं उसके पत्तों को। उसमें कभी पीले फ्लावर वाली आएगी, लाल फ्लावर वाली, व्हाइट फ्लावर, आपको देखेंगे कि वो अलग अलग फ्लावर उसमें आएंगे और छोटे छोटे उसमें बीज आएंगे जो हरे कलर के होंगे। उसको बच्चे यहाँ पर खाते हैं। वो दीपक जी ने मुझे छत्तीसगढ़ में गया था वहां पर दिखाई थी नेगेटिव पौधे के रूप में। तो मैंने कहा कि हाँ ये गंधारी है और ये गंधारी पूरे खेतों में उगती है। आप देखिए कि वो वहां पर उगती है, वहां पर थोड़ी सुगंध आती है उसकी। तो ये आपको मैं शायद फोटो निकालूं या गंधारी आप टाइप करिए उसको। ठीक है आचार्य जी। तो गंधारी टाइप कर दीजिए। उसके पत्ते होते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करती है मक्खियों के ऊपर और ऐसे जो कृषि के ऊपर जो छोटे छोटे होते हैं वो। और बांस आपको पता है, बम्बू? हाँ जी। बम्बू पता है भैया, बम्बू का पेड़? हाँ जी हाँ जी। बम्बू के ऊपर फ्लावर आते हैं, आपको पता है वो छोटे छोटे? आप किसी के यहाँ बम्बू जहाँ पर जो लोग करते हैं ना बम्बू, बम्बू की खेती करते हैं, तो या तो बम्बू ऐसे ही उग जाता है वन में, मतलब जंगलों में। तो वहां से आप बम्बू के फ्लावर को पूछिए, वहां यहाँ तो मिलता है हमारा गुजरात में। उसका क्या करें आप, वो बहुत ही अच्छा है मक्खी मच्छर के लिए। उसके ऊपर बहुत वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग कर दिया है बम्बू के फूल के ऊपर। तो 2 वनस्पति मैंने बताई, एक तो है गंधारी और एक ये बम्बू के फ्लावर। तो बम्बू के फ्लावर का तो बहुत ही अच्छा उपयोग ऐसी जो खेती की आती है, मतलब जो तीड़ आ गए, मक्खियां आ गई ऐसा, तो उसका आप मतलब क्वाथ बनाकर उसको छिड़काव कर दीजिए पानी में, उसका क्वाथ बना लीजिए, क्वाथ को ठंडा। अब एक बात आप याद रखिए, कभी भी आपको खाद में देना है या तो फिर छिड़काव, वो गर्म पानी करिए, उससे वनस्पति को हानि होती है। वो गर्म पानी सहन नहीं कर सकती वनस्पति, आप समझ गए ना? तो उसको ठंडा होने दे क्वाथ को और उसके बाद उसका छिड़काव कर दीजिए। क्वाथ को 16 गुना पानी में लेना है, अर्थात आपके पास 4 किलो है तो वो 16 किलो पानी लेना है। आप समझ गए ना? उसका क्वाथ करना है, 4 गुने पानी के साथ क्वाथ करके उसको अपनाए। जी जी।
ओके आचार्य जी, तो नेक्स्ट संडे भी हम लोग कृषि के ऊपर भी जी आगे 3-4 सेशन या जितना भी हो सके कृषि के ऊपर, कृषि बहुत इम्पोर्टेंट है। जी 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 कृषि कंटिन्यू करेंगे आचार्य जी। कृषि तो कंटिन्यू, रात को 9 बजे हम लोग मिल रहे हैं, सोमवार को, कल रात को ही मिल रहे, ज्यादा दूर नहीं, चले कल ही। ठीक ठीक। बाकी लोगों की एक ही विनती है, अपने मित्रों को जोड़िए, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, यही गुरुदक्षिणा है। जी कुछ भी हम लोग नहीं चाहते आपसे, नहीं लेते हैं, एक ही जी। गुरुदक्षिणा। ओके ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू शिव प्रसाद जी, सिंगापुर शिव प्रसाद जी। आप क्लोज कर सकते हैं।